नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके मैं आया हूं और उस वीडियो का टॉपिक है ऑल इंडिया की काउंसलिंग कैसे होती है। मतलब एमसीसी जो काउंसलिंग करवाएगी ऑल इंडिया 15% कोटे के लिए, वो काउंसलिंग कैसे होती है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगी, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगेगा, इन सब बातों को मैं इस पूरी वीडियो में डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। एक एक बारीक से बारीक बात मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हर चीज को ध्यान में दे के बनाया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिएगा, हर बिंदु को समझिएगा। हर राउंड वाइज काउंसलिंग मैंने समझाई है, फर्स्ट सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्टे वेकेंट राउंड, स्पेशलिस्ट पे वेकेंट राउंड, सभी को मैंने अच्छे से पूरा डिटेल में यहां पे समझाने की कोशिश। और एक और खुशखबरी आप सभी के लिए, जितनी भी गवर्नमेंट की कॉलेज हैं ऑल इंडिया के अंदर जिनकी काउंसलिंग होगी एमसीसी के द्वारा, और कुछ स्टेटों की जो काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको फ्री में करवाने की कोशिश करूंगा। मतलब चॉइस फिलिंग करवाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। कॉलेज का सीक्वेंस कैसे रखना है ये पूरा मैं आपको बताऊंगा, कॉलेज टू कॉलेज, हर कॉलेज की पूरी डिटेल आपको दूंगा, कितनी फीस होगी, ये सब कुछ मैं काउंसलिंग चालू होने के बाद आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। ऑल इंडिया की तो 100% मैं काउंसलिंग आपको फ्री में करवाने की पूरी कोशिश करूंगा यहां पे, जिससे आपको अदर कहीं खर्चा ना करना पड़े। सेंट्रल की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया की AIQ, उसकी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा कराई जाती है। और एमसीसी की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट जो स्टे राउंड, स्पेशल स्टे राउंड तक की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होती है। मतलब यहां कहीं भी कोई ऑफलाइन काउंसलिंग का तरीका नहीं होता है ऑल इंडिया के अंदर एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर। और एमसीसी की जो वेबसाइट है काउंसलिंग की, वो वेबसाइट है www.mcc.nic.in। यहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में अंडर ग्रेजुएशन यूजी का ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाके आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो सेंट्रल की जो काउंसलिंग होती है उसमें, जैसे कई स्टेटों में जो काउंसलिंग होती है उसमें एक प्रक्रिया होती है कि आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, मतलब अपलोड करने पड़ते हैं ऑनलाइन और उनको वेरीफाई करवाना पड़ता है। लेकिन एमसीसी ऑल इंडिया की जो 15% की AIQ के थ्रू काउंसलिंग होती है, उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाना पड़ता है ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑल इंडिया और स्टेट की कैसे चलती है। सबसे पहले होता है ऑल इंडिया राउंड 1, वो कंप्लीट होने के बाद स्टेट का राउंड चालू होता है राउंड 1। फिर उसके बाद स्टेट का राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद ऑल इंडिया राउंड 2 चालू होता है। फिर ऑल इंडिया राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद स्टेट का राउंड 2 चालू होता है। स्टेट का 2 कंप्लीट होने के बाद ऑल इंडिया का मॉपअप राउंड होता है। ऑल इंडिया मॉपअप खत्म होने के बाद स्टेट का मॉपअप होता है। स्टेट का मॉपअप खत्म होने के बाद स्टे वेकेंट राउंड होता है। और उसके बाद ऑल इंडिया का स्टे वेकेंट राउंड कंप्लीट होने के बाद स्टेट का स्टे वेकेंट राउंड होता है। उसके बाद अगर कोई खाली सीटें होती है तो ऑल इंडिया लेवल पर ऑनलाइन स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड होता है, जो कि पिछले साल भी हुआ था 2021 में, और इस साल भी होने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है उसमें 15% हिस्सा जो होता है, सभी राज्यों में जितनी भी गवर्नमेंट की कॉलेजें होती है उनका 15% हर कॉलेज का हिस्सा ऑल इंडिया के अंदर आता है। मतलब इंडिया की जितने भी स्टेट है, उनकी जितनी भी सरकारी कॉलेजें हैं, उनमें जितनी भी सीटें हैं, उनका हर कॉलेज का 15% हिस्सा ऑल इंडिया की काउंसलिंग में आता है। और उन 15% कॉलेजों के अंदर पूरे इंडिया से कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया हो। तो 15% ऑल इंडिया की जो सीटें होती है जिसपे कि एमसीसी काउंसलिंग करवाता है
उनके अंदर प्राइवेट कॉलेज की कोई भी सीट नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट की कोई भी कॉलेज नहीं होती है ऑल इंडिया के 15% कोटा के अंदर। और सेंट्रल काउंसलिंग से ही एम्स की जितनी भी सीट होती है, जितने भी एम्स है उनकी, प्लस बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पूरी 100% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसलिंग के द्वारा होती है। एम्स की जितनी सीटें हैं, बीएचयू की जितनी सीटें हैं, सभी सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाती हैं। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं और उसके साथ आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, 2 कॉलेज हैं आईपीयू के, उनकी की स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो भी एमसीसी के द्वारा कराई जाती है। तो यहां टोटल जो ध्यान देने वाली बात है, ऑल इंडिया की 15% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है और उसके साथ एम्स की 100% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। उसके बाद जिपमर की जो 100% सीटें होती है उनमें से 50% सीटों की काउंसलिंग ऑल इंडिया एमसीसी के द्वारा कराई जाती है और बीएचयू की जो 100% सीटें होती है उनकी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा करवाई जाती है। ईएसआईसी की जो 15% सीटें होती है उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी के द्वारा सेंट्रल काउंसलिंग के माध्यम से करवाई जाती है। डीम्ड कॉलेज जितनी भी है उनकी पूरी 100% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा कराई जाती है। मतलब डीम्ड की जितनी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उनकी पूरी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो एमसीसी के माध्यम से करवाई जाती है मॉप अप राउंड तक। और इसके अंदर 85% कोटा होता है मैनेजमेंट का और 15% कोटा होता है एनआरआई का। डीम्ड कॉलेज में आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी प्रकार का कोई इसके अंदर आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। डीम्ड कॉलेज की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है क्वालिफाई कट ऑफ। आप किसी भी कैटेगरी से हो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप डीम्ड कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कुछ ऐसी डीम्ड कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी और जैन माइनॉरिटी के लिए कुछ सीटें आवंटित कर दी गई है क्योंकि वो उन कम्युनिटी की डीम्ड कॉलेजें होती हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जो मेन बिंदु है वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी कॉलेज है जिनके लिए आप अप्लाई करोगे उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है जनरल के लिए 10,000 रुपए और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 5,000 रुपए। और अगर आप डीम्ड कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 लाख रुपए। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ ही साथ आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का भी एक चार्ज देना होता है। वो चार्ज नॉन रिफंडेबल होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपका रिफंड हो जाता है कुछ नियम और शर्तों के साथ, लेकिन जो ये काउंसलिंग चार्जेज होते हैं वो रिफंड नहीं होते हैं। तो काउंसलिंग चार्जेज गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल का है 1,000 रुपए, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 प्लस 1,000 रुपए आपका काउंसलिंग का चार्ज। टोटल जो आपको पे करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम वो करना है 11,000 रुपए जनरल के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों को करना है 5,500। उनके 500 रुपए है काउंसलिंग चार्जेस के। उसके अलावा अगर आप डीम्ड कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां आपका 5,000 रुपए ये चार्ज लगेगा रजिस्ट्रेशन का, जो ऑनलाइन काउंसलिंग का बोलते हैं वो, और दोनों मिला के हो जाता है आपका 2,05,000 रुपए। तो जो पेमेंट की प्रक्रिया के बारे में अपन बात करते हैं तो पेमेंट की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल और सुलभ है। एक बार आप अगर ये यूज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इजी वे में ये पेमेंट हो जाता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पेमेंट की है जिसमें आप नेट बैंकिंग, अपना डेबिट का जो एटीएम कार्ड है उससे, प्लस अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी वो पेमेंट हो जाता है। उसके अलावा यूपीआई और अदर भी कई ऑप्शन उसके अंदर आते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, वो भी उसके अंदर सब आपको मिलने वाले हैं।
सबसे जो मेन चीज है वो आपको ध्यान जो रखनी है, पेमेंट करते टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो पेमेंट करेंगे 10,000, 5,000 या 2 लाख रुपए जो भी आपके लग रहे हैं, जो कि आपको रिफंड होने हैं, वो आप अपने कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट किसी के भी थ्रू करें, अपने खुद के बैंक अकाउंट से करें। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जब रिफंड होगा, जिस अकाउंट से आपने ये डिपॉजिट किया है उसी अकाउंट में एमसीसी वापस भेजेगा। मतलब अगर आपने किसी अदर के अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन किया है तो रिफंड भी उसी के अकाउंट में होगा, जिससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं काउंसलिंग कराने जाते हैं किसी काउंसलिंग के पास या किसी दुकान वाले के पास या अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर, और वो डिपॉजिट सिक्योरिटी होता है वो अपने अकाउंट से करते हैं, आपसे कैश ले लेते हैं, और अगर वो रिफंड होता है तो वो उनके अकाउंट में हो जाएगा, फिर आपको रिफंड लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो आप ध्यान रखिए, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना है वो अपने कार्ड से ही करवाएं या नेट बैंकिंग से करवाएं। एक और जो सबसे मेन ध्यान देने वाली बात है कि एमसीसी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, लेकिन एमसीसी उसको आपको रीसेट करने के लिए एक मौका देती है। मतलब अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है रजिस्ट्रेशन के अंदर, नाम में गलती हो जाती है, कुछ डेटा में गलती हो जाती है, कुछ भी तरीके से कोई गलती हो जाती है, तो एमसीसी आपको केवल एक मौका देता है उसको सुधार करने का। तो केयरफुली वो डेटा भरिएगा। अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक आपको चांस मिल रहा है, उसके अंदर आप अच्छे से देख के उसको दोबारा सबमिट कर दीजिएगा। आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, केवल सुधार करने का एक ही मौका मिलता है। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फीस डिपॉजिट करवा दी है, तो उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद करना है आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी फीस जमा हो जाएगी, उसके कुछ दिनों बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए बोला जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी एमसीसी की वेबसाइट के अंदर, और उसके बाद आपको कॉलेज की चॉइस करने का ऑप्शन आएगा। तो कॉलेज की चॉइस करने के लिए आपको जो सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप ये अपनी जो भी रैंक आई है उसको भूल जाइए। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 600 आए हैं, 625 आए हैं, 650 आए हैं, आप अपने आप को एज ए टॉपर ट्रीट करिएगा। मानिएगा कि मैं एक टॉपर हूं और मेरे को सबसे कॉलेज अच्छी ये लगती है। जो आपको सबसे अच्छी कॉलेज लगती है, जो आपकी सबसे पहले चॉइस होनी चाहिए, उसको आप सबसे पहले नंबर पे ही रखिएगा। मतलब सबसे टॉप की कॉलेज को सबसे ऊपर रखिएगा और उसके बाद बाकी की कॉलेजों को सीक्वेंस में आप रखिएगा। जो सबसे पहले है, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया कॉलेज होती है, उसको सबसे ऊपर रखिएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि पिछली बार 12,000 वाले रैंक को ये कॉलेज मिली थी तो मैं ये पहले नंबर पे लगा देता हूं क्योंकि मिलनी तो मेरे को यही है। ये सोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको जो टॉप 100 बच्चों को जो कॉलेज मिलती है वो भी आपकी टॉप 100 कॉलेज होनी चाहिए। मतलब सबसे पहली चॉइस सबसे अच्छी कॉलेज ही होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज कितनी भी भरिए उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको सबसे ऊपर जो कॉलेज लगानी है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। और एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने में कोई रोक टोक नहीं है। मतलब मिनिमम आपको एक कॉलेज भरना पड़ेगा और उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है। आपके सामने अगर 350 चॉइस है, 400 चॉइस है, गवर्नमेंट कॉलेज की, डीम्ड कॉलेज की जितनी भी चॉइसें हैं जो आपको शो कर रहा है, उन चॉइसों में मिनिमम आपको एक लेनी है और मैक्सिमम आप जितनी भी कॉलेज आपको शो कर रहा है वो आप ले सकते हैं। तो चॉइस जितनी ज्यादा हो सके वो भरिएगा और टॉप कॉलेज को टॉप पे ही रखिएगा। तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते टाइम आप भूल जाइएगा कि आपकी क्या रैंक है। आप कॉलेज की क्वालिटी और आपकी पसंद को सबसे ऊपर रखिए और टॉप कॉलेज को टॉप पे ही रखिए। और चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आप जैसे ही सीट मैट्रिक्स एमसीसी की वेबसाइट पे आ जाता है, आपको एक कॉलेज की लिस्ट तैयार करनी है जो कि आपकी पसंद की हो।
मतलब जो कॉलेज आपको सबसे अच्छा लगता है वो टॉप पे होना चाहिए, फिर आप उसी सीक्वेंस में नीचे की तरफ जाते जाइएगा, जो कम पसंद है वो उसके नीचे, वो जो और कम पसंद है वो उसके नीचे। ऐसे एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आपको काउंसलिंग की टाइम ज्यादा परेशानी ना हो। उस कॉलेज का पूरा डिटेल होने चाहिए, फीस कितनी लगती है, बॉन्ड कितना है, हर चीज को आपको ध्यान में रखकर एक कॉलेज की लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए जिससे कि आपको बाद में असुविधा ना हो। और सबसे जो ध्यान देने वाली बात है कॉलेज को चॉइस करने के अंदर, वो एक बात और ध्यान रखना है, ये सबसे मेन पॉइंट है कि पीजी बेनिफिट कितना है, मतलब पीजी की सीटें आपकी कॉलेज में कितनी है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहां से जो यूजी की डिग्री करता है बच्चा, उसको वहां कॉलेज के अंदर पीजी में कुछ कोटा निर्धारित होता है जिसका उसको वहां पे बेनिफिट मिलता है। और उसके साथ ही साथ आपको सर्विस बॉन्ड का भी ध्यान रखना है कि सर्विस बॉन्ड यहाँ पे 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, जितना कम सर्विस बॉन्ड हो उसको सबसे ऊपर आपको प्रायोरिटी में रखना है कॉलेज को। अब जैसे ही आप फर्स्ट राउंड की कॉलेज भर देते हैं, कॉलेज लॉक हो जाती है, उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड की कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको अपग्रेड और आगे के जो सेकेंड राउंड है उसके क्या नियम है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं एक फर्स्ट राउंड का चार्ट है उसके माध्यम से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्लाइडें बहुत ज्यादा हो गई है। इस चार्ट के माध्यम से आप एक जगह सब कुछ समझ सकते हैं। राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा कॉलेज भरने के बाद, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट होगा, कुछ को कॉलेज को अलॉट नहीं होगा। तो जिनको कॉलेज अलॉट हो गया वो जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं, और वो चाहे तो फ्री एग्जिट वहां से ले सकते हैं। मतलब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं की है, उनको फ्री एग्जिट करना है। फिर जिन्होंने ज्वाइन की है वो या तो जो कॉलेज मिली है उसको लेकर वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग वहीं खत्म हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फ्री एग्जिट लेके अपग्रेड के ऑप्शन में चले जाते हैं। मतलब उनको जो कॉलेज मिली है उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन भी चूज कर लिया है। अब बात आती है जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिल पाती है, वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो ये चार्ट के माध्यम से आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है और वो आपके पसंद का होता है, कईयों की पसंद का नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसमें आप 2 पॉइंट है, 2 बिंदु है जो कि आप कर सकते हैं। पहला बिंदु है कि आप फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिलता है उसको अपग्रेड करवा सकते हैं, और दूसरा पॉइंट है कि आप फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिल गया आपने वहां जाके ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद आपने अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं लिया है। तो आप जो सेकंड पॉइंट में बता रहा हूं, जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल जाती है अपग्रेड का ऑप्शन नहीं लेते हैं और सीधा जाके ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद आगे की काउंसलिंग से वो सब बाहर हो जाते हैं। मतलब उनको कॉलेज की सीट मिल गई है, उसके बाद उनको काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद सेकंड बिंदु क्या है वो भी मैं समझाता हूं। तो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की खत्म होने के बाद, लॉक होने के बाद आपको सीट का आवंटन, आपको सीट अलॉट कर दी जाती है। तो फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट होने के बाद क्या हो सकता है वो भी समझ लीजिए। फर्स्ट राउंड की जैसे ही सीट अलॉट होगी तो कईयों की पसंद की कॉलेज उनको मिल जाती है, कईयों की पसंद की कॉलेज उनको नहीं मिल पाती है, मतलब नीचे की कॉलेज मिलती है। तो उनके लिए ऑप्शन होता है कि फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिलती है उनको कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है और वहां पे उनको अपग्रेड का ऑप्शन देना है। कॉलेज वाले आपसे पूछेंगे कि आप इस कॉलेज को अपग्रेड में डालना चाहते हो कि नहीं डालना चाहते हो, तो आपको वहां पे कॉलेज में अपग्रेड का ऑप्शन लेना है। और उसके बाद अगर सेकंड बिंदु ये होता है कि आपको आपकी पसंद की कॉलेज मिल जाती है या जो भी कॉलेज आपको मिलती है और आप उसको जाके ज्वाइन कर लेते हो, अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं लेते हो, आप संतुष्ट रहो कि मेरे को जो कॉलेज मिल गई है मेरे को यही रखनी है, तो आपके लिए ये काउंसलिंग यहीं पूरी हो जाती है। मतलब आपको कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, अब आपके लिए काउंसलिंग में कुछ भी नहीं रहा है, आपके लिए काउंसलिंग यही खत्म हो जाती है। अब आप
फर्स्ट राउंड की पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज में ज्वाइनिंग हो जाती है, अपग्रेड का ऑप्शन भी डल जाता है जिन बच्चों को लेना है। उसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चालू होती है। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो सबसे मुख्य बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना है कि यहां आपके पास कोई भी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता है। मतलब सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिल जाती है वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा नियम इस बार से स्टेट में भी लागू हो रहा है, जो पिछले साल ऑल इंडिया में लागू हो चुका है, वो है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको ऑल इंडिया में या स्टेट में कोई कॉलेज मिल जाता है, सीट मिल जाती है और आप वहां जाके ज्वाइन कर लेते हैं, अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं होता है सेकेंड राउंड में, आपने कॉलेज जाके ज्वाइन कर ली है, तो आप स्टेट की या ऑल इंडिया की जहां की भी आपने कॉलेज चॉइस की है, जाके सीट ब्लॉक कर दी है, उसके बाद आप किसी भी राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। आप स्टेट की और ऑल इंडिया की सभी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं क्योंकि आपको कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद आपको आगे की किसी भी काउंसलिंग में भाग लेने नहीं दिया जाता है। तो इस नियम का जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि पहले क्या करते थे लोग, स्टेट में और ऑल इंडिया में दोनों जगह सीट ब्लॉक करके बैठ जाते थे, जिसके कारण कि ऑल इंडिया के अंदर ये मेन दिक्कत आती थी कि जो स्टेट वाला बच्चा है वो ऑल इंडिया में भी सीट लेके बैठा है और अपने स्टेट में भी, तो वहां की सीटें खाली नहीं हो पाती थी और कट ऑफ इसके कारण इतना गिर नहीं पाती थी। अब की बार क्या होगा, अगर आपने स्टेट में सीट ले ली है और ऑल इंडिया में अगर सीट लेनी है सेकेंड राउंड के अंदर, तो आप सभी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जो बचे हुए बच्चे हैं उनको अगले राउंड में मौका मिलता है सीट लेने का, कॉलेज लेने का। सेकेंड राउंड का चार्ट भी आप देख लीजिएगा, जिसके माध्यम से भी आप एकदम सरल तरीके से पूरी काउंसलिंग को समझ सकते हैं। तो सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, फ्रेश अलॉटमेंट होता है। तो फ्रेश अलॉटमेंट वालों को जिसको अच्छी कॉलेज, उनकी पसंद की कॉलेज मिल जाती है, वो जाके ज्वाइन कर लेते हैं और उनकी काउंसलिंग वहीं समाप्त हो जाती है, सेटिस्फाइड एंड हो जाता है उनका। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो वहां पे रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मेरे को यहां रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो उनको जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उनका जब्त कर लिया जाता है। और अगर उनको आगे काउंसलिंग में भाग लेनी है मॉपअप राउंड में, तो दोबारा उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है और मॉपअप राउंड में जाना पड़ता है। अब कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाती है और वो वहां जाके ज्वाइन कर लेते हैं, अपग्रेड का यहां ऑप्शन होता नहीं है। तो जो बच्चे अपग्रेड करके आए हैं, फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में अपग्रेड करके आए हैं, उनको अच्छी कॉलेज मिल जाती है, उनकी पसंद की कॉलेज मिल जाती है, तो वो सेटिस्फाइड है, उनके लिए भी काउंसलिंग यहां खत्म हो जाती है। और कुछ बच्चे जिनको की सेटिस्फाइड नहीं है, वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं जाके, तो इनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो यहाँ पे लैप्स हो जाता है, जब्त हो जाता है। अगर उनको आगे मॉपअप राउंड में भाग लेना है तो दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाइए और मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और मॉपअप राउंड के लिए भाग लीजिए काउंसलिंग में दोबारा। तो ये सेकेंड राउंड का चार्ट है। मॉपअप राउंड के लिए क्वालिफाइड है, मॉपअप राउंड के अंदर आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करनी है, कॉलेज दोबारा भरनी है। तो मॉपअप राउंड में जो सबसे मेन बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है, कॉलेज की चॉइस। कॉलेज की चॉइस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, जितनी हो सके वो आप मॉपअप राउंड में कॉलेज की चॉइस करिएगा, कॉलेज फीलिंग करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको कॉलेज भरने का, कॉलेज चॉइस करने का आगे के राउंड में कोई भी मौका मिलने वाला नहीं है। जितनी भी चॉइस होगी वो मॉपअप राउंड में आप भर दीजिएगा, वही आपकी स्टे वेकेंट राउंड और स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड में काउंट होने वाली है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जितनी भी चॉइस हो सके वो मॉपअप राउंड में ही भर के रखिएगा, जिससे कि अगर आपका मॉपअप राउंड में नहीं आता है, सीट नहीं मिलती है, कॉलेज नहीं आता है, तो आपको आगे के राउंड में मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाए। यहां पे डिम्ड कॉलेज के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए विशेष बात यह है कि डिम्ड कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी मॉपअप राउंड तक ही करवाता है। मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग ऑनलाइन करवाता है एमसीसी, और उसके बाद वो काउंसलिंग नहीं करवाता है। बाकी बची हुई जितनी काउंसलिंग है स्टे की और स्पेशल स्टे वेकेंट जो भी राउंड है उनकी काउंसलिंग कॉलेज खुद करवाती है। वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और आपको एक एक कॉलेज में जाके करवानी पड़ती है, वो ऑनलाइन एमसीसी नहीं करवाता है।
तो एमसीसी ऑल इंडिया की जितनी भी काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्टे वेकेंट राउंड और स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड की गवर्नमेंट कॉलेजों की काउंसलिंग करवाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल गवर्नमेंट की फर्स्ट से लेकर लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग एमसीसी AIQ के माध्यम से करवाता है। यहां पे डिम्ड कॉलेज की जो लास्ट के राउंड है, स्टे और स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड, एमसीसी नहीं करवाता है। अब आप स्टे वेकेंट राउंड के भी नियम है वो जान लीजिएगा। स्टे वेकेंट राउंड में ना आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन करने दिया जाता है, मतलब जो पुराने रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किए हैं वही इसके लिए क्वालिफाइड होते हैं। ना आपको कोई चॉइस फिलिंग करने दी जाती है, कोई भी नई कॉलेज आप नहीं भर सकते हैं। जितनी कॉलेज आपने मॉपअप में भर रखी है वही कॉलेज यहां कंसीडर की जाएगी और डिम्ड कॉलेज की यहां काउंसलिंग नहीं होती है एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर। यह आपको ध्यान देने वाली बात है। तो मॉपअप राउंड का चार्ट भी आप समझ लीजिएगा। तो मॉपअप राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिए काउंसलिंग वहीं समाप्त हो जाती है ज्वाइन करते ही। उसके अलावा कुछ बच्चे रिपोर्ट नहीं करते हैं कि मेरे को कॉलेज नहीं ज्वाइन करना है, मेरे को स्टेट में मिल गई है, मैं स्टेट में ज्वाइन कर लेता हूं, तो उनके लिए भी काउंसलिंग वहीं समाप्त हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मॉपअप में भी कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो वो आगे स्टे वेकेंट राउंड के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। जितनी भी उनकी चॉइस भरी हुई है वो वैसी की वैसी रहेगी और वो डायरेक्ट स्टे वेकेंट राउंड में चले जाएंगे। तो इस काउंसलिंग प्रोसेस में मैंने पूरा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से समझाया है और आगे जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग चालू होगी मैं आपको पूरा ऑनलाइन भी ये समझाने वाला हूं। कैसे आपको पूरा एक एक पॉइंट समझा के रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं बताऊंगा ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, पूरा एक एक बिंदु को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, काम का लगता है कि आपके ये बहुत काम आएगा, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो काउंसलिंग से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं। एम्स के भी वीडियो हैं, बाकी फेमस कॉलेजों के भी वीडियो हैं जो आप वहां जाके देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रैंक पे या किस कट ऑफ मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।